बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ेशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तबीयत की ख़राबी की वजह से चंद रोज़ गैर हाजिरी रही, जिस पर माज़रत चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, जो वक्त गुज़र रहा है, इस हुकूमत के लिए जो है वो सरवाइव करना, इसको अपनी बका मुमकिन बनाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। बजाय इसके कि कोई आसानी पैदा हो, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं इस हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब आप अपोजिशन को देखें कि अब अपोजिशन हमें एक पेज पर इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही है। गो कि इस वक्त रियल अपोजिशन सिर्फ एक जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बड़ी जमात है और रियल अपोजिशन है। असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर हो, वो अपोजिशन कर रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसी जमात या कोई भी ऐसी अपोजिशन की शख्सियत आप देख लें कि कोई प्रोमिनेंट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन पहले इस तरह की बातें जो है वो दीगर सहाफ़ी दोस्त करते रहे हैं। मैंने भी अपने व्लॉग्स में इस हवाले से कई बार जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के बड़ी जमात है, उसके पास मकबूलियत भी है, लेकिन जिस तरह की मुश्किलात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उसको सोलो फ्लाइट की बजाय दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर चलना चाहिए, ताकि मामलात जो है वो उसके लिए मज़ीद ख़राब ना हो सके। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान, बल्कि अगर ये कहना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान, 8 फरवरी को तो इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा ना, और इंतखाबात से भी 1 साल पहले PTM के दौरे हुकूमत से आप देख लें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया, किस तरह से उसे मुख्तलिफ जो है वो इम्तहानात से गुजारा गया, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। तो सोलो फ्लाइट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है तो उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और हो भी रही है। इसलिए दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने की ज़रूरत भी थी। इसके लिए एक जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया तो गया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड कर रही थी। लेकिन शायद उस प्लेटफॉर्म को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, या उस प्लेटफॉर्म से उस तरह से जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं की गई, या वो उस तरह से फ़ाल नहीं रहा जिस तरह से उसकी ज़रूरत थी। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, अब तमाम अपोजिशन जमातें जो है एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं। वो एक इत्तेहाद जो है वो सामने आ रहा है, और उसमें वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि गोया छोटी अपोजिशन ही समझे जाते हैं, लेकिन वो एक मोतबर आवाज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहिद खाकान अब्बासी हैं। अब उनकी जमात कोई इतनी बड़ी जमात नहीं है, चंद लोग उस पर हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी एक वर्थ है, वो बात करते हैं तो उसकी एक वर्थ होती है। इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की अगर बात कर लेते हैं तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक मोतबर आवाज़ है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद से अब जो है वो तन्हा अपनी सियासी जो है वो बैटल लड़ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी आवाज़ जो है वो एक मोतबर आवाज़ समझी जाती है। तो ये तमाम लोग उस प्लेटफॉर्म में, उस इत्तेहाद में जो है वो शामिल हुए हैं, और इसका अहम इजलास भी हुआ है कल असद कैसर के रिहाइशगाह पर। मौलाना फजल रहमान भी स्पेशली ख़ुद चलकर असद कैसर के रिहाइशगाह पर गए और यहाँ पर उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। उमर अयूब यहाँ पर मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अलावा राजा नासिर अब्बास नकवी साहब यहाँ पर मौजूद थे। तो कई अहम रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे, और अपोजिशन के तमाम जो अरकान हैं, जमातों के जो अरकान हैं, वो इस इजलास में शरीक थे। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तारीख में और मौजूदा सियासी हालात में, स्पेशली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया ना इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वो एलामिया पढ़कर सुनाया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और तमाम जो है वो आईब्रोज रेस हुई हैं कि ये इत्तेहाद अब क्या प्रैक्टिकली भी कुछ कर पाएगा। तो इसका तो इंतज़ार हमें कुछ दिन या कुछ हफ्ते शायद करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुतालिबात इस इत्तेहाद की जानिब से सामने आए हैं, अब प्रैक्टिकली उनके लिए क्या होता है वो डेफिनेटली प्लानिंग होगी, और उसके बाद ही उस हवाले से डिटेल सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल जो इस हवाले से अब तक एलामिया में चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये कहा गया कि जी मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक जमात को ले आएँ,
आप कौमी हुकूमत बनाने की बात कर लें, मौजूदा सेटअप को आप इसी तरह से लिंगर ऑन करने की, चलाने की बात कर लें, इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर तो आपने मसाइल हल करने हैं तो इसके लिए नए इंतखाबात की ज़रूरत है। ये इस एलामिये में कहा गया है, इस प्लेटफॉर्म से, और तमाम अपोजिशन जमातें इस पर मुत्तफिक हैं कि नए इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है अगर इस वक्त जो है वो मसाइल हल करने हैं। उसके बाद एक और नुक्ता जिस पर सब मुत्तफिक हैं वो ये है कि जी 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे वो धांधली ज़दा थे, उसमें धांधली हुई है। अब ये देखें, कोई एक सियासी जमात नहीं है कि या कोई एक सियासी शख्सियत नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं कि जो इंतखाबात हार गए, कोई एक उम्मीदवार हार गया और वो दूसरे उम्मीदवार पर इल्ज़ामात लगा रहा है कि जी धांधली हुई है। नहीं, ये तमाम अपोजिशन की जमातें जो है एक प्लेटफॉर्म से ये कह रही हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई है। चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो ये कह रहे हैं, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो ये कह रहे हैं, चाहे साहबजादा हामिद रज़ा हैं, वो ये कह रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान की जमातें हैं, वो ये कह रहे हैं, इवन कि आप इंटीरियर सिंध की जमातें जो है वो देख लें, जो पीर पगारा की जमात है, वो ये बात कर रहे हैं कि धांधली हुई है और धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे, इसलिए इन इंतखाबात की जो है वो कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नए इंतखाबात होने चाहिए। इस नुक्ते पर तमाम लोग मुत्तफिक थे। उसके बाद एक और नुक्ता मुत्तफिका तौर पर जो सामने आया, उसमें कहा गया कि जी मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी नुमाइंदगी नहीं है, ये अवामी मैंडेट से नहीं आई है, ये मुसल्लत की गई है हुकूमत, ये फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत आई है। फॉर्म 45 और 47 का मामला तो उसी रोज सामने आ गया था जिस दिन इंतखाबात के नताइज बदले गए थे। फॉर्म 45 में कुछ और थे और फॉर्म 47 में कुछ और आ गए थे। तो ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसको मुसल्लत किया गया है, इस पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं। फिर एक और नुक्ता जिस पर मुत्तफिका तौर पर अज़्म जाहिर किया गया वो ये है कि हार जाने के बावजूद मौजूदा लोगों को इक़्तिदार दिया गया। मौजूदा जो लोग इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हैं वो हार गए थे, उन्हें ये इक़्तिदार दिया गया है। एक तो होता है ना कि कोई जमात जीत जाती है और हुकूमत भी वो बनाने की पोजीशन में होती है, लेकिन उसको मजीद अक्सरियत दिलवाने के लिए, उसको मजीद जो है वो मेजॉरिटी दिलवाने के लिए कुछ धांधली करके सीटें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। नहीं, ये हुकूमत तो ये लोग, ये जमात तो हार गई थी, 17 सीटें थी इसकी सिर्फ, लेकिन कहाँ पर इसको इक़्तिदार दिलवाने के लिए इतनी धांधली की गई। ये तमाम सियासी अपोजिशन जमातें जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। फिर ये कहा गया कि जी बदतरीन रियासती जबर हो रहा है जिसका खात्मा होना चाहिए। वही नुक्ता जिसकी मैंने बिल्कुल आगाज़ में बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया गया, किस तरह से जुल्म का, बर्बरियत का निशाना बनाया गया, चाहे वो इंतखाबात से पहले की बात कर ले या इंतखाबात के बाद की बात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। जब उम्मीदवार पेपर्स सबमिट करवाने जा रहे होते थे उनसे कागजात छीन लिए जाते थे, उनके लोगों को उठा लिया जाता था, उनके लोगों को अगवा कर लिया जाता था, घरों पर छापे मारे गए। 9 मई के बाद आप देख लें, 26 नवंबर के बाद आप देख लें, घरों पर छापे मारे गए, लोगों को उठाया गया। तो ये इसको कहा गया है उस एलामिये में कि ये रियासती जबर है जो कि किया जा रहा है, इसको हर सूरत बंद होना चाहिए। इस तरह से मामलात मजीद बिगाड़ का बायस बनते हैं, इस तरह से मामलात ठीक नहीं होते। ये उस एलामिये में बाकायदा तौर पर बात की गई है। तो ये एक बहुत अहम एलामिया है, स्पेशली ये जो इत्तेहाद अब एक सामने आ रहा है, एक वाज़ेह शक्ल में हमारे सामने आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि ये कुछ प्रैक्टिकली स्टेप्स लेगा आगे चलकर, और जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे वो डेफिनेटली फिर मौजूदा हुकूमत को जो है वो मुश्किल में डालेंगे। मुश्किलात तो वैसे इस हुकूमत के लिए और भी बहुत हैं, और ये इनके अपने जो है वो कारनामे ऐसे हैं जो कि इसके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। वो एक बहुत अहम धचका जो कि इस मौजूदा हुकूमत को लगने वाला है, खुदा न खास्ता ये मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वो धचका हुकूमत को लगने के लिए जा रहा है। वो धचका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि ओलफ स्कूग जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उन्होंने दीगर अहम ओहदेदारों से जो है वो मुलाकातें की और उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लिया है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अब देखिए, पाकिस्तान के पास GSP+ का स्टेटस है और वो GSP+ का स्टेटस रखने के लिए उसकी जो शराइत हैं वो पूरी करना लाजमी होता है।
शायद आपको याद होगा, मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से बात की थी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क के पास जीएसपी प्लस का स्टेटस है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर उसके अलावा सियासी कैदी वहाँ पर नहीं होने चाहिए। फिर वहाँ पर जो है वो दीगर इस तरह के लवाजमात हैं, इस तरह की शराइत हैं, उस पर अमल दरामद जब ट्रीटी साइन किया जाता है तो इन तमाम तर शराइत को माना जाता है, तब जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाता है। और ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास 2027 तक है, या यूं कहना चाहिए कि 2027 तक था। अब ओलिव स्कूक जब यहाँ पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, वो रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, इस पर 4 महीने के बाद यानी कि जून 2025 में रिव्यू किया जाएगा। हालांकि ये स्टेटस पाकिस्तान के पास 2027 तक था, लेकिन अब क्या कहा गया है कि इसको रिव्यू किया जाएगा जून 2025 में। ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने क्या उन शराइत को पूरा किया है जो कि जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए होती हैं, जो ट्रीटी साइन करते वक्त उन शराइत को जो है यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम ये मानेंगे? क्या यहाँ पर सियासी कैदी नहीं है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो रहे? बिल्कुल हुए हैं, सजाएं भी दी गई हैं। क्या यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें या दीगर जो सियासी जमातें जो बर्दाश्त कर रही हैं इतने अरसे से, उनसे पूछें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या नहीं है। दीगर मामलात आप देख लें किस तरह से जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो जून 2025 में ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान का रिव्यू होने के लिए जा रहा है। अब क्या पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस स्टेटस रहेगा? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। या तो जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि जो दाग आ जाते हैं उन दागों को फिर साफ करना पड़ता है। या तो उन दागों को साफ करे पाकिस्तान, या फिर कोई ज़बरदस्त सा झूठ घड़े पाकिस्तान जो कि बिल्कुल सच की तरह दिखे और वो उनके सामने रखे कि जी अगर हम ये सब कुछ हमने किया है तो इसकी वजह ये थी, ताकि पाकिस्तान की उस बात को माना जा सके। तो देखते हैं जी कि अब ये जून 2025 में रिव्यू जो होता है उसमें क्या डिसीजन सामने आता है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हवाले से ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस हो, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात, इक्तसादी महाज पर बहुत सी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास नहीं रहता है। तो देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से अब क्या करती है, क्या वाकई संजीदा है। एक तो वो मामला था ना फेटफ का, जब पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में था तो उस वक्त जो है वो आसमान सर पर उठाया हुआ था इस हुकूमत ने कि जी इमरान खान के दौर में देखिए पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में था और हमने जो है वो पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, इस पर तो उन्होंने बिल्कुल लंबी तान के सोए हुए हैं, बिल्कुल खामोशी है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के पास रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो कुछ काम करेगी। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।